नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब इस देश की मिट्टी खून से लाल थी, जब मां अपने बच्चों को सुलाने से पहले यह नहीं जानती थीं कि सुबह वो होंगे या नहीं, जब एक पूरी कौम को इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर समझा जाता था। अंग्रेजों का अत्याचार, यह नाम सुनते ही आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रेलवे दी, सड़कें दी, कानून दिया। लेकिन दोस्तों, यह वही बात है जैसे कोई आपका घर जला दे और फिर कहे कि मैंने तुम्हें आग से गर्म रखा। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जो दशकों से इस सच्चाई के ऊपर पड़ा हुआ है। वो सच्चाई जो अंग्रेजों ने खुद अपनी डायरियों में लिखी, अपने खतों में छुपाई और अपने दफ्तरों की फाइलों में दफन कर दी। जब वो दस्तावेज सामने आते हैं तो रूह कांप जाती है, क्योंकि जुल्म करने वाले ने खुद कबूल किया था कि वो क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। अगर आप अनसीन भारत पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हर अनसुनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1600 का साल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कदम रखा। शुरुआत में यह सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, मसाले खरीदो, कपड़ा बेचो, मुनाफा कमाओ। लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी ने देखा कि यहाँ के राजा आपस में लड़ते हैं और जहाँ लड़ाई होती है वहाँ मौका भी होता है। पहले उन्होंने एक राजा का साथ दिया दूसरे के खिलाफ, फिर उस राजा को भी धीरे धीरे कमजोर कर दिया। यह खेल इतनी चालाकी से खेला गया कि जब तक हिंदुस्तान को समझ आया तब तक आधा देश इनके कब्जे में था। और यह सब हुआ बिना किसी बड़ी लड़ाई के, सिर्फ चाल से, सिर्फ धोखे से और सिर्फ उस क्रूरता से जो मुस्कुराते हुए वार करती है। अब बात करते हैं 1770 के बंगाल के महाअकाल की। उस साल बंगाल में इतना अनाज था कि गोदाम भरे पड़े थे, खेत लहलहा रहे थे, नदियां भरी थीं, किसान मेहनत कर रहा था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों पर लगान इतना बढ़ा दिया कि वो अपना ही उगाया हुआ अनाज खरीद नहीं सकते थे। जब सूखा पड़ा तो गोदामों में अनाज भरा था, लेकिन वो अनाज गरीब के लिए नहीं था, वो इंग्लैंड जाने के लिए था। नतीजा ये हुआ कि उस एक अकाल में करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। 1 करोड़, पूरे बंगाल की 1/3 आबादी। सड़कों पर लाशें पड़ी थीं, गांव के गांव खाली हो गए और बच्चे भूख से तड़पते हुए मर रहे थे। कुत्ते और गिद्ध लाशें नोच रहे थे और कंपनी के अफसर अपनी रिपोर्टें लिख रहे थे। और उन रिपोर्टों में क्या था? उस साल लगान वसूली और बढ़ाने का आदेश, क्योंकि लोग मर रहे थे तो खेत खाली हो रहे थे और जो बचे थे उनसे ज्यादा निचोड़ो। यह कोई भूल नहीं थी, यह एक सोची समझी नीति थी। और यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ। 1770 से लेकर 1943 तक भारत में 10 से ज्यादा बड़े अकाल पड़े। हर बार करोड़ों लोग मरे। हर बार अनाज का निर्यात इंग्लैंड की तरफ जारी रहा। 1943 के बंगाल अकाल में 30 लाख से ज्यादा लोग मरे और उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारतीय खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। यह बात उस इंसान ने कही जिसकी नीतियों की वजह से लाखों माएं अपने बच्चों को भूख से मरते हुए देख रही थीं। यह अत्याचार सिर्फ शरीर पर नहीं था, यह उस इंसानियत पर था जिसे अंग्रेजों ने कभी हिंदुस्तानियों के लिए महसूस ही नहीं किया। भारत के बुनकरों की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। मुर्शिदाबाद और ढाका की मलमल पूरी दुनिया में मशहूर थी। कहते हैं उस मलमल की बारीकी इतनी थी कि पूरा कपड़ा एक अंगूठी से निकल जाता था। मुगल दरबार में इसे बुने हुए हवा कहा जाता था। यह कला पीढ़ियों से चली आ रही थी। बाप बेटे को सिखाता था, बेटा पोते को। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय कपड़े पर इतना भारी टैक्स लगाया और मैनचेस्टर के सस्ते मशीनी कपड़े को इतनी छूट दी कि वो बुनकर जो पीढ़ियों से यह कला जानते थे भूखे मरने लगे। उनका हुनर बेकार हो गया, उनकी कला की कोई कीमत नहीं रही। और जो नहीं माने, जो फिर भी अपना काम करते रहे, उनके साथ जो हुआ वो सुनकर आज भी दिल दहल जाता है। अंग्रेज अफसरों ने उन बुनकरों के अंगूठे कटवा दिए। जिन हाथों ने दुनिया का सबसे खूबसूरत कपड़ा बुना था, उन हाथों को हमेशा के लिए बेकार कर दिया गया। एक पूरी सभ्यता की कला को जानबूझकर बेरहमी से खत्म किया गया। अब बात करते हैं 1857 पर। इसे इतिहास में सिर्फ सिपाही विद्रोह कहकर छोटा कर दिया गया, लेकिन सच ये है कि यह पूरे हिंदुस्तान की दबी हुई चीख थी जो एक साथ फूट पड़ी। मेरठ की छावनी में मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई, वो देखते देखते पूरे देश में फैल गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब,
इन सब ने एक साथ मिलकर उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की जो 100 साल से इस देश के गले में पड़ी थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए जो किया वो किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। कानपुर के बाद जनरल नील ने जो आदेश दिए उनमें साफ लिखा था कि हर गांव जो संदिग्ध हो उसे जला दो। बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, कोई फर्क नहीं। झांसी के बाद सैकड़ों निर्दोष लोगों को सरेआम फांसी दी गई। सड़कों पर लाशें लटकाई गईं ताकि बाकी लोग डर जाएं, झुक जाएं, टूट जाएं। कुछ लोगों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया गया ताकि उनका अंतिम संस्कार भी न हो सके। यह सज्जा नहीं थी, यह वो आतंक था जो जानबूझकर फैलाया गया था ताकि अगली पीढ़ी भी उठने की हिम्मत न कर सके। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग की। 13 अप्रैल 1919 यह वो दिन था जब बैसाखी के पर्व पर अमृतसर में हजारों लोग एक बंद मैदान में इकट्ठा हुए थे। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, परिवार, सब। कोई हथियार नहीं, कोई धमकी नहीं, बस लोग थे जो एक त्योहार मना रहे थे। जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ आया और बिना किसी चेतावनी के, बिना एक बार भी रुकने को कहे, गोलियां चलवा दी। उसने वो एकमात्र रास्ता भी पहले से बंद कर दिया था जिससे लोग निकल सकते थे। लोग भागे, गिरे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े। जो कुएं के पास थे वो उसमें कूद गए क्योंकि गोली से मरने से बेहतर लगा डूब जाना। सरकारी आंकड़े कहते हैं 379 लोग मरे, लेकिन असली संख्या 1000 से ऊपर बताई जाती है। उस कुएं में इतनी लाशें थीं कि उसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। और इंग्लैंड वापस जाने पर जनरल डायर का क्या हुआ? वहां के अखबारों ने उसे हीरो बताया। लोगों ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसकी तारीफ हुई। यह उस पूरे सिस्टम का असली चेहरा था जहां हिंदुस्तानियों की जान की कोई कीमत नहीं थी। दोस्तों, यह सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। इन सब के बीच एक धागा है जो सबको जोड़ता है। हर बड़े अकाल से पहले लगान बढ़ाया गया। हर विद्रोह के बाद सबसे पहले शिक्षा और स्थानीय उद्योग पर हमला हुआ। हर उस आवाज को या तो जेल भेजा गया या हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया जो लोगों को एकजुट कर सकती थी। यह सब संयोग नहीं था, यह एक पूरी योजना थी। एक ऐसी योजना जो लंदन के दफ्तरों में बैठकर बनाई जाती थी और हिंदुस्तान की जमीन पर लागू की जाती थी। मकसद सिर्फ एक था, इस देश को इतना तोड़ दो, इतना कमजोर कर दो कि यह कभी उठ न सके। इतिहास को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हुआ वो भूला नहीं जाना चाहिए। न इसलिए कि हम नफरत पालें, बल्कि इसलिए कि हम यह समझें कि यह देश किस कीमत पर आजाद हुआ। जिन लोगों ने अपनी जान दी, जिन माओं ने अपने बेटे खोए, जिन किसानों ने अपनी जमीन और फिर अपनी जिंदगी गंवाई, उनकी कुर्बानी को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी किसी किताब तक सीमित नहीं है। यह जिम्मेदारी है कि हम यह कहानी आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को बताएं और उस दर्द को समझें जिसकी बुनियाद पर यह आजादी खड़ी है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को भेजिए, क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास खुद नहीं बताएंगे, कोई और हमारी कहानी को वैसे बताएगा जैसे उसे सुविधाजनक लगे। मैं था वक्त का मुसाफिर और अगली बार फिर मिलूंगा इतिहास की एक और परत के साथ।